वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा मोटर्स बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। सेबी ने नए रूल्स ला दिए हैं, वो रूल्स आप जरूर जानो। और हीरो इलेक्ट्रिक बर्बाद हो गया है, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में और गूगल इंडिया और एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1,02 करोड़ रुपए बन गए होते। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि रोम एक दिन में नहीं बना था, उसमें बहुत सारा टाइम लगा था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने कवर किया है वो है गिव अवे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें बताया कि आज कितने बजे हम गिव अवे अनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज बहुत ही बुरी है और दुखदाई है। मैं इस न्यूज से शुरू तो नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि हमारे व्यूअर्स का मन उदास हो, बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि टाटा मोटर्स का बिजनेस खत्म होने वाला है। टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा लॉस करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में शोरूम भी देख चुकी है और उनका पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में फाइनल हो चुका है। और यहाँ तक कि प्लेस से लेके प्राइसिंग भी फाइनल हो गई है। फिलहाल मैं जगह का जो प्राइस बताऊं, फिर मैं उसके बाद कार के प्राइस पर आऊंगा। फिलहाल ये शोरूम 4,000 स्क्वायर फीट का होगा और जो इस शोरूम का प्राइस दे रहा है टेस्ला, वो 900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट दे रहा है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल मंथली हिसाब से बताऊं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि आखिरकार पूरे महीने में कितने का रेंट टेस्ला देगा मुंबई के बीकेसी में जो भी वो प्लेस ले रहे हैं। तो मंथली का आप ऐसा अप्रोक्स मान लो कि 35 लाख रुपए का रेंट टेस्ला देगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर किसी को लगता था जब टेस्ला इंडिया में आएगी तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगी टाटा मोटर्स से या फिर मारुति सुजुकी से या फिर जो अभी भी महिंद्रा भी ईवी में बहुत तेजी से अच्छा कर रहा है, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि टेस्ला की कार्स बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पे आएगी। लेकिन यहीं पे टेस्ला वालों ने गेम चेंज कर दिया है, क्योंकि टेस्ला इंडिया में जो कार लाएगी उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि उस कार की प्राइसिंग 20 लाख रुपए से कम रखी जाए। वहीं पे अगर आप टाटा कर्व का भी प्राइस देखो तो वो 17 लाख के आसपास का है। तो इस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, और टेस्ला के फीचर्स आपको पता है कैसे हैं, उनकी रेंज कितनी ज्यादा है, सबसे बड़ी बात है ब्रांड वैल्यू। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी और महिंद्रा का टेस्ला छीनने वाली है। तो अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हो या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको इंडस्ट्री का न्यूज, इंडस्ट्री की जो पूरी इनसाइट्स है वो हमेशा आपके पास मिलती रहे। और उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपको ऐसे इनसाइट्स नहीं मिलेंगे। फिलहाल अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जो टेस्ला का दूसरा शोरूम है वो दिल्ली के एरो सिटी में आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो टेस्ला ने कोई भी चीज अनाउंस नहीं किया है कि वो इंडिया में कब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे या फिर इस पे उन्होंने कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया है। फिलहाल वो जर्मनी से कार्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचेंगे। और अभी यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो इंडिया में इंपोर्ट करके बेचेंगे तो फिर प्राइसिंग 20 लाख से कम कैसे ला रहे हैं। बट टेस्ला है, इलॉन मस्क है, आपको पता है कितना फ्यूचरिस्टिक वो सोचते हैं, तो हो सकता है कुछ भी। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट यार ये मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वैसे आपने भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है ये चीज जरूर बताना। लेकिन एक चीज और आप मुझे बताना कि अगर आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और ये न्यूज सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है? आप उसे बेचने वाले हो, होल्ड करने वाले हो, या फिर टेस्ला के आने का वेट करोगी? देखते हैं कि टेस्ला इंडिया में करती कैसा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है टेस्ला मार्केट में कार उतारे बट लोगों के हिसाब से वो कार न हो, क्योंकि हर कंट्री अलग होती है और इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इंडिया कई सारे कंट्रीज का एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषा है, हर तरह की मान्यताएं हैं, हर तरह के फेथ बिलीव, लोगों के रहने का तरीका, रोड्स, हर एक चीज बदलती है यहाँ पे। इवन की जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन है, अगर आप छोटे शहरों में जाओ तो अगर कोई इंसान 30,000 40,000 कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास है, और अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो वो अमीर माना जाता है। लेकिन वहीं आप दिल्ली चले जाओ, नोएडा, मुंबई, पुणे, वहां पे अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो फिर आप उस 1 लाख में रिच नहीं माने जाओगे। वो 1 लाख अगर आप कमा रहे हो तो लोग कहेंगे कि आप मिडिल क्लास के हो। तो ये डिफरेंस है इंडिया में। बट देखते हैं टेस्ला कैसा करती है इंडिया में। वैसे आप मुझे बताओ, अगर आपको 25 लाख रुपए दे दिए जाएं तो आप टाटा कर्व लेना पसंद करोगे या महिंद्रा BE6 या फिर टेस्ला की कार? अगली न्यूज है सेबी के लाए हुए कुछ नए रूल्स के बारे में, और वो रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये रूल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाने और अनऑथराइज्ड डिडक्शंस रोकने के लिए लाए गए हैं। फिलहाल सेबी के नए रूल्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करना होगा या फिर ऑप्ट आउट करना होगा। ऑप्ट आउट यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी नहीं रखना चाहता तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकता है कि उसका
कोई भी नॉमिनी नहीं होगा। नॉमिनी के लिए इन्वेस्टर्स को पैन और आधार के लास्ट 4 डिजिट्स या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि ये रूल्स कैसे काम करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, आप उसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बट अब मैं आगे चलता हूँ, आपको एक चीज और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको जाननी चाहिए। पीओए होल्डर्स नॉमिनेशन नहीं कर सकेंगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स का मतलब ऐसा है कि वो लोग जिन्हें किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी और को अधिकार देते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं हूं, ठीक है, आपने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि मैं आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करूंगा, फाइनेंशियल कोई भी शेयर बाई करूंगा, सेल करूंगा, तो फिर मैं अपने आप को नॉमिनी नहीं बना सकता। ये था इस न्यूज का बेसिकली मतलब। लेकिन जो रूल्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स या फिर इन सब चीजों के लिए नहीं आए हैं, रूल्स आए हैं इंश्योरेंस के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इस रूल के अकॉर्डिंग अब यूपीआई में ब्लॉक्ड अमाउंट फीचर आया है, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम तभी कटेगा जब इंश्योरर प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो पैसे वापस मिल जाएंगे। वैसे अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। वैसे मैंने सोचा था इसको बताने का तो जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जरूर किसी न किसी फैमिली मेंबर को या फिर अपने फ्रेंड को नॉमिनी जरूर रखो। बट अगर आप तब भी नॉमिनी नहीं रखना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको ऑप्ट आउट तो करना होगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टर को यानी कि आपको ओटीपी बेस्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फिर वीडियो रिकॉर्डेड डिक्लेरेशन देना होगा। अगली न्यूज है हीरो इलेक्ट्रिक की, और ये न्यूज भी बुरी है अगर आप हीरो में इन्वेस्टेड हो। पता नहीं क्यों आज न्यूज ही यार ऐसी ऐसी आई है कि मुझे कवर करना पड़ रहा है। सिर्फ खुशखबरी ये है कि आपको मिलने वाला है छावा का टिकट या फिर कोई भी मूवी टिकट जो आप चाहते हो, या फिर एक बुक, और वीडियो शाम को 6 बजे डल जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। न्यूज ये है कि हीरो इलेक्ट्रिक बैंक करप्ट हो चुका है, और ये बैंकरप्सी क्यों हुआ है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। बैंकरप्सी का रीजन है 301 करोड़ रुपए का डेब्ट, और उसके कारण अब कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। तो ये रीजन था इनके बैंकरप्सी का। फिलहाल इंसॉल्वेंसी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंसान किसी का जो उसके ऊपर उधार रहता है, यानी कि लोन भी कह सकते हो आप, अगर वो उधारने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि वो उधार नहीं चुका सकता, तो फिर कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने क्रेडिटर्स को रीपेमेंट कर सके, तो उस वक्त इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो प्रॉब्लम थी इनके साथ, हीरो इलेक्ट्रिक के साथ, वो सिर्फ इंसॉल्वेंसी या फिर डेब्ट की नहीं थी। प्रॉब्लम थी इनके पास एक आरोप लगा इनके ऊपर कि इन्होंने फेम 2 सब्सिडी का मिस यूज किया हुआ है, और उसके वजह से अब इनको 469 करोड़ रुपए रिफंड करने थे। अब ऐसा डिमांड था। फिलहाल तो कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस केस को, इस जांच को आप आगे बढ़ाओ, और ये जांच चलेगी अभी। तो 469 करोड़ रुपीस का इनके ऊपर रिफंड का डिमांड लगा है, और 301 करोड़ रुपए का डेप्ट है। टोटल मिला के आप ऐसा समझ लो कि 770 करोड़ रुपए के आसपास का इनका जो है वो कर्जा है। फिलहाल तो इनका जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे लेंडर्स ही डिसाइड कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये भी बहुत बार बता चुका हूं कि ओला इलेक्ट्रिक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है, और ओला इलेक्ट्रिक नेट प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है। तो फिर हो सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक भी बंद हो जाए, या फिर उसको कोई खरीद ले, या वो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इनकी बाइक सक्सेसफुल नहीं होती है, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो फिर ओला इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है, ऐसा मेरा राय है। क्योंकि मैं आपको फेयरली बता देता हूं, मैं कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे पे कोई लीगल नोटिस आ जाए, इसलिए ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था। अगली न्यूज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब ये जरूर सोचते होगे कि निफ्टी और कितना नीचे जाएगी, अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लॉस कर जाऊंगा, और क्या हम रिसेशन में आ गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अभी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ, आप ये सारी चीजें सोचते थे या नहीं सोचते थे। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिलहाल निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 16% नीचे गिर गया है, और लोग कह रहे हैं बियर मार्केट में आ गया है, बियर मार्केट जोन स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं साफ साफ कि अभी बियर मार्केट जोन से निफ्टी काफी दूर है, अगर बट उतना भी ज्यादा दूर नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ 1100 पॉइंट्स ही दूर है। तो अगर 1100 पॉइंट और नीचे गिरता है निफ्टी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो बियर मार्केट जोन में आ गया है। और मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी, ये सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही स्टॉक नीचे जा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के गिरने की बात करूं तो वो 21 से 26% तक गिर चुके हैं। और ये सारा गिरावट क्यों आ रहा है, उसके कई सारी रीजंस है, लेकिन 2 रीजन जो है वो सबसे बड़े हैं। पहला कि FIIs
FIIs बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं और पिछले कई टाइम से वो सेल करते जा रहे हैं। FIIs ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ किए हैं इंडियन मार्केट से। दूसरा रीजन है अपना रुपया वीक होते जा रहा है, $87.37। मतलब आप समझ रहे हो ना, क्या होता है कि जब भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तो उससे पूरे देश में प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि डॉलर की प्राइस नीचे गिरेगी तो आप क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीजें जब आप इंपोर्ट करोगे तो फिर आपको पैसे बहुत ज्यादा देने होंगे। तो इसके वजह से जब सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो हर एक चीज महंगी हो जाएगी। और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ऊपर आई कार्ड पे देख सकते हो, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि डॉलर का जब प्राइस बढ़ता है तो फिर IT इंडस्ट्री को क्यों फायदा होता है और वहीं पे पेंट इंडस्ट्री को नुकसान क्यों होता है। तो अगर आप किसी भी पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो वो न्यूज जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपके, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मार्केट सिर्फ 1100 पॉइंट्स नीचे है बियर जोन में जाने के लिए तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। देखो मेरा राय क्या है वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट अब वैल्यूएशन रीसेट कर रहा है, लेकिन 21,800 से लेके 22,000 तक का सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको ध्यान से देखना होगा कि उस सपोर्ट लेवल के नीचे जाती हैं चीजें या फिर उस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाती हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हिस्ट्री को अगर आप देखो तो आपको ये पैटर्न मिलेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट की स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, कि जब भी ऐसे बड़े बड़े क्रैश आते हैं तो उन बड़े क्रैश के बाद बहुत ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं फिलहाल। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो इस वक्त। अगली न्यूज है ऑटोमोटिव सेक्टर से। किया इंडिया की सेल्स फरवरी में 23.8% बढ़कर 25,026 यूनिट्स हो गई। और ये जो 23.8% का जो अमाउंट है जो मैंने बोला है, कंपेयर किया है कि 23.8% बढ़ गए, वो पिछले साल के फरवरी मंथ के डेटा के कंपैरिजन में मैंने बताया हुआ है। और जो भी आगे मैं न्यूज बताऊंगा उसमें भी मैं फरवरी 2024 के सेल्स के डेटा को फरवरी 2025 के सेल्स के डेटा के साथ कंपेयर करके मैं बताऊंगा कितने का इंक्रीमेंट हुआ और कितने की डाउन साइड कार्स बिकी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किया इंडिया ने जो भी सेल्स करी उसमें से साइरस ने 5,425 यूनिट्स बेची। JSW MG मोटर की बात करूं तो उनके रिटेल सेल्स में 16.3% की बढ़ोतरी हुई और उन्होंने 4,956 यूनिट बेची, जिसमें से EV का 78% शेयर था। वहीं पे टाटा मोटर्स की सेल्स 8% गिरकर 79,344 यूनिट्स हो गई, जिसमें पैसेंजर व्हीकल 9% और कमर्शियल व्हीकल 7% गिरा। वैसे मेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी है बट आंखों में आंसू हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात करते हैं MG साइबरस्टर और MG M9। इन्होंने नए लॉन्चेस की तैयारी तो कर ली है, जबकि टाटा मोटर्स की ओवरऑल डिमांड गिरती जा रही है और कोई बहुत नए लॉन्चेस, यानी कि बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि टाटा की एवेन्या लॉन्च होगी, लेकिन उसमें भी डिले चल रहा है और उनका जो रेंज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वैसे आप अगर कोई कार लेते तो आप अपने कार के नंबर प्लेट में वो 2 डिजिट कौन से रखते हैं, यानी कि आपका जो फेवरेट नंबर है वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि टाटा मोटर का जो ज्यादा प्रॉफिट आता है वो लैंड रोवर और जैगुआर से आता है। और फिलहाल टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी होने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके वजह से टाटा मोटर्स का जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगा देखने के लिए। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, ये सारी सिर्फ मेरे थॉट्स हैं। और अब चलते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 5 साल में 650% का रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक पहले 39 रुपीज का था और 16 साल में आज 8,774 रुपए तक पहुंच गया इसका प्राइस। यानी कि अगर आपने 16 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1 लाख रुपए 2.22 करोड़ रुपीस में बदल गए होते, जबकि 10 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 49 लाख रुपीस बन गए होते। हालांकि 2025 के शुरू से ही ये स्टॉक 10% नीचे गिर चुका है और पिछले 6 महीने में 20% का करेक्शन आया है इस स्टॉक में। 52 वीक हाई की बात करूं तो 52 वीक हाई 13,298 रुपीस बना था, और वहीं पे लो की बात करूं तो 6,701 रुपीस था। फिलहाल अब मैं आपको इस स्टॉक का नाम भी बता देता
देता हूँ क्योंकि काफी बैड न्यूज पीछे गई। तो दो खुशखबरी वाली न्यूज ये है कि इस स्टॉक का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज और ये कोई भी बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च जरूर करना। अब दूसरी अच्छी न्यूज ये है कि आज शाम को 6 बजे हम वीडियो रिलीज करेंगे। उस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि आप गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको विनर्स हम कैसे चूज करेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको मूवी टिकट्स या फिर बुक्स मिल जाए। और अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा। कल इसी टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए बिजनेस न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।